नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे बिहार की सियासत की। जब से जेडीयू केंद्र में नई मोदी सरकार में शामिल नहीं हुई है, बिहार में थोड़ी नई सियासत शुरू हुई है। और नई सियासत वो ये है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे तो बाद में पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन जो औंधे मुँह गिरा है इस चुनाव में, वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आरजेडी की तरफ से जो राबड़ी देवी का बयान आया, उसके पहले भी बयान आया था। और इस बीच जो हम के मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो जिस तरह से इफ्तार पार्टी में अवतरित हुए और फिर जो है नीतीश कुमार उनके यहाँ गए, ये सारी चीज़ें कुछ कहती हैं। क्योंकि सियासत में संकेतों के अपने मायने होते हैं, उसी से अर्थ निकाले जाते हैं। तो क्या होगा बिहार में यदि जेडीयू एनडीए से निकल करके महागठबंधन में शामिल होता है, क्योंकि अगले साल वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है, तो फिर बीजेपी की राजनीति क्या होगी, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। रितेश जी, क्या चल रहा है बिहार में? क्योंकि जब से यहाँ पे नहीं हुए, उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया नीतीश कुमार ने, और ठीक वही प्रपोजल दिया जो कि मोदी सरकार ने दिया था। उनका प्रपोजल एक जो कि बीजेपी नहीं मानी, उन्होंने 8 अपने मंत्री बना लिए। ये तो नीतीश कुमार का पुराना स्टाइल है राजनीति का भी और काम करने का भी, कि वो टिट फॉर टैट पे ही चलते हैं। उनके साथ जो जैसा करता है वो उसके साथ वैसा करते हैं। और 2017 में जब वो लालू यादव वाले महागठबंधन को छोड़ के वापस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा के गठबंधन में वापस आए और फिर से सरकार बनाई, तो उस समय से उनकी जो छवि बन रही थी वो ये बन रही थी कि उन्होंने ठीक उससे पहले वो ना प्रधानमंत्री पद के रेस में हमेशा नजर आते थे कि अगर अपोजिशन का कोई नेता हो सकता है और कांग्रेस से कोई ना बन पाए तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो वो इमेज उनकी ख़त्म हो चुकी थी। अब ये नरेंद्र मोदी के शिष्य बन चुके हैं और ये नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, उनके शरणागत हो चुके हैं और उनकी सदारत कबूल कर चुके हैं। तो अब इनमें प्रधानमंत्री बनने का कोई मसला नहीं बचा है। हो सकता है कि अपोजिशन का जो खात्मा इस तरह से हुआ है, एक बार पूरी तरह से सफाया जो हुआ है, राज्य दर राज्य अपोजिशन पार्टी साफ हो गई है, तो नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि अपोजिशन बेंच में ज़्यादा संभावना है बनिस्पत की ट्रेजरी बेंच में। सत्ता पक्ष में तो सब लोग हैं, सत्ता के साथ उनको नीतीश को एक पॉलिटिशियन को, बिहार का कोई पॉलिटिशियन, उसको क्या चाहिए? बिहार में सीएम की कुर्सी, और केंद्र में अगर कोई सरकार में बनने की संभावना कुछ हो तो वहाँ मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी बिहार स्टेट के लीडर को? तो बिहार में वो सीएम हैं, तो उनकी सारी कोशिश सिर्फ इतनी ही बात की हो सकती है मैक्सिमम, कि वो सीएम की कुर्सी उनकी बची रहे और बनी रहे और वो अपने नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाशे। तो उस स्थिति में आप उस संदर्भ में अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो उनको एक मंत्री पद मिला और वो जितनी जिसकी संख्या उतनी हिस्से अदारी मिले, तो कम से कम 2 मंत्री मिले। नीतीश कुमार के 2 प्रिय आरसीपी सिंह और ललन सिंह कुर्ता धोती सिला के बैठे हुए थे। आरसीपी सिंह ने तो मिठाई तक बांट दी अपने गांव मोहल्ले में, वो वीडियो भी आप देखेंगे, वो मिठाई खिला रहे हैं। तो इन लोग के तो कुर्ते पजामे रखे रह गए, मंत्री नहीं बन पाए। तो पार्टी के नेताओं का दबाव भी होगा इन पे कि भाजपा ने हमें बेइज्जत कर दिया। तो आपस में जब नेता लोग बात करते तो ऐसे ही करते हैं कि भाई हमको तो बेइज्जत कर दिया, हमको तो कुछ बनाया नहीं, एक आपको दे रहा, बताइए। तो नीतीश के मन में अब कुछ प्रतिशोध की बात आ गई होगी, तो इन्होंने प्रतिशोध में जाके 2 दिन बाद ही अपना कैबिनेट विस्तार कर लिया और उसमें 8 मंत्री अपनी पार्टी के बना लिए और बीजेपी को इन्होंने भी एक सीट दिया। तो उसके बाद आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह ने न्योता दे दिया, राबड़ी देवी ने कन्फर्म कर दिया वो न्योता कि हाँ ठीक है वापस आ जाइए। आज सुशील मोदी का भी बयान पढ़ रहा हूँ कि सुशील मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को उल्टे न्योता दे दिया है कि आप एनडीए में आ जाइए जीतन राम मांझी के साथ। तो ये न्योता देने और लेने का खेल शुरू हुआ है दोनों गठबंधन के बीच में, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगर अब लोग बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं होता तो इतनी राजनीतिक हलचल अभी होती नहीं, क्योंकि अगले साल ही चुनाव होने हैं, तो रीअलाइनमेंट होंगे। और रीअलाइनमेंट में नीतीश कुमार अगर एनडीए को छोड़ते हैं, किसी भी सूरत में अगर वो छोड़ते हैं और अपने सीएम बने रहने के लिए कुछ वो जोड़ तोड़ करते हैं, जोड़ तोड़ में ये हो सकता है कि वो वापस आरजेडी से मिल जाएं। नहीं तो एक सवाल तो उठता है ना, 2015 में जो प्रयोग हुआ था बिहार में, वो सक्सेस हुआ था महागठबंधन का, तब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। तो लेकिन कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार हमेशा वहाँ का शासन चलाने में कंफर्टेबल बीजेपी के साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ नहीं रहते हैं। तो जिन वजहों को लेकर के वो आरजेडी से अलग हुए, क्या फिर से उसी पाले में जाएंगे?
नहीं, आरजेडी के साथ वो कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं थे पिछली बार भी, क्योंकि एक तो आरजेडी के पास सीट ज़्यादा थी, आरजेडी के पास विधायक ज़्यादा था, लेकिन लालू भी एक तरह के वचनवीर हैं, जो बोल दिया सो कर दिया। तो लालू ने पलटी नहीं मारी। अगर उनकी जगह पे नीतीश कुमार होते पलटी मार जाते तो हैं। पलटी मार जाते। हो सकता है ज़्यादा एमएलए आने के बाद नीतीश कुमार कहते कि भाई हमारा ज़्यादा एमएलए, हमारे विधायकों का दबाव है। हालांकि आरजेडी की तरफ से आवाजें उठी कि हमारे ज़्यादा विधायक हैं। सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं, विधानसभा में स्पीकर का पद भी तो जेडीयू को मिला। लालू यादव ने उनको जो भी जैसा भी संबंध उनका पुराना समाजवादी संबंध रहा, लेकिन लालू ने उनको रखा। लालू चूँकि ज़्यादा उनके पास एमएलए, उनका बेटा यंग, और लालू को अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना था, तो वो उनके बेटे गलत फैसले ना लें, इसलिए उन्होंने दिल्ली से कुछ आईएएस अफसर जो डिप्टेशन पे थे उनको बुलाया भी, आर के महाजन जैसे अफसर को, कि थोड़ा हमारे बेटे का ध्यान रखना, उनको राजकाज की बारीकी समझाओ, कोई फंसा ना दे, कोई गलत पेपर साइन ना करवा दे। तो ये लोग आए। तो लेकिन लालू अगर किसी गठबंधन में हैं तो जाहिर तौर पे वो कुछ तो कहेंगे, और लालू जिस तरह से कुछ कहते हैं उसी तरह से सुशील मोदी की पार्टी भी कहती होगी। लेकिन इसमें और इसमें एक कम्बिनेशन में अंतर है कि देखिए अभी 2017 में जब वापस दोबारा सरकार बनी, तो वो सरकार वापस बनाने में, भाजपा के साथ इनको लाने में अरुण जेटली और सुशील मोदी का सबसे बड़ा रोल था। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जब भी सरकार बनाए, पहले भी सरकार बना चुके हैं और अभी भी सरकार उनकी चल रही है, वो बीजेपी से डील करने का जो पाइपलाइन है वो सुशील मोदी के थ्रू रखना चाहते हैं। उसका ओपनिंग और किसी के थ्रू नहीं। हाँ, सुशील मोदी से उनके तो, अच्छे हैं, हाँ, कंफर्ट लेवल अच्छा है। सुशील मोदी के साथ उनका व्यक्तिगत एक रेपो बना हुआ है, तो वो मुश्किल बात भी उनको थोड़े आसान शब्दों में कह जाते होंगे, और सुशील मोदी भी मुश्किल चीज़ें उनके साथ आसानी से शेयर कर लेते होंगे। लालू के साथ थोड़ा वो एक उनको ये रहा होगा, और चूँकि दोनों कद के लालू थोड़ा सीनियर भी पड़ते हैं। लालू सीनियर है, लालू चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सुशील मोदी कभी नीतीश से ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन लालू नीतीश के ऊपर रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो एक अच्छा, अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हुआ, वो टूट करके चले जाते हैं फिर से महागठबंधन के पास, और कोई सीन बनता है, क्योंकि देखिए राजनीति बदलती रहती है। मान लीजिए कि महागठबंधन ही एक विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के पास एक विकल्प ये भी है, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को साथ ले लें, उनके पास जो विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक जो हैं उनको मिला के उनके पास 24-25 विधायकों का ज़रूरत है समर्थन के लिए, उनको बहुमत साबित करने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के ठीक ठाक संख्या में विधायक भाजपा के भी संपर्क में और इनके भी संपर्क में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के संपर्क में, दोनों के संपर्क में आरजेडी के वो नेता जो अपना पॉलिटिकल कैरियर अब खत्म होता नहीं देखना चाहते, और जिनको मालूम कि 1 साल बाद उनको फिर चुनाव लड़ना है, तो वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी के साथ रहे या ऐसे गठबंधन के साथ रहे जहाँ फिर से जीतने की संभावना हो, और कुछ पैसा वैसा भी मिल जाए, कुछ पद वद मिल जाए तो अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो दोनों के संपर्क में है। तो पहल कौन करता है और उस पहल के साथ कैश कौन फ्लो करता है, क्योंकि विधायक कोई मतलब ये तो आप चुनाव से पहले की बात बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ भी कर सकते हैं। अभी की बात बता, हाँ, कि गठबंधन करके वो कोई भी विधायक पान और सुपारी के साथ आप न्योता भेज देंगे कि हमको समर्थन दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि समर्थन मिल जाएगा। वो जमाना गया कि आपके पार्टी के नीति और सिद्धांत, हाँ, उस न्योता के साथ में आपको कुछ बक्सा भी भेजना होगा, उसमें मिठाई हो, कुछ जो भी प्रसाद, जिस तरह के प्रसाद राजनीति में आजकल सारे नेता चाहते हैं कि मिले। राजनीति में जो भी नेता है कोई सेवा के भाव से नहीं है, सारे लोग राजनीति में सेवा के नाम पे मेवा काट रहे हैं। तो मेवा का डब्बा जिनको जाए। तो मैं उस सवाल पे आना चाहता हूं कि मान लीजिए कि इन्होंने चुनाव पहले कांग्रेस से ही गठबंधन करके किसी तरह से 1-1.5 साल सरकार चला लिया, मान लेता हूं, हालांकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल उसका है, तो ये भी उसमें भी दिक्कत आएगी, लेकिन मान लेते हैं। और फिर जो स्पीकर इनका है, चलिए स्पीकर भी मान लेते हैं, राज्यपाल का पहले राष्ट्रपति शासन में स्पीकर इनका है। अगर इन्होंने आरजेडी के 25 विधायकों से इस्तीफा करवा दिया, 30 विधायकों से इस्तीफा करवा दिया, तो नहीं, वो सब तो इसलिए संभव है कि हमने उत्तराखंड में देखा कि क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है, मनमानी नहीं कर पाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यदि चाहे ये महागठबंधन के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ जाएं और किसी वजह से किसी भी तरह से बीजेपी जीत करके आती है, तो फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री की बात, हम मुख्यमंत्री वाला सवाल 2020 में अगर बीजेपी या एनडीए से जेडीयू अलग होकर लड़ता है, तो बीजेपी में आमतौर पर जो इस समय की स्थिति है उसके हिसाब से रामविलास पासवान और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान का कोई चीफ मिनिस्टरियल एम्बिशन अब बचा नहीं है। वो तो चिराग पासवान को अब राजनीतिक विरासत सौंपने के पूरी तरह आखिरी स्टेज पे है। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है चिराग। अब तो उनको पार्टी अध्यक्ष बनाना और केंद्र में मंत्री बना के उनको साइड होना है।
तो जो ले दे के बसते हैं बीजेपी में सीएम कैंडिडेट बसते हैं। एक जो नेचुरल सीएम कैंडिडेट है सुशील कुमार मोदी, बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में, और आज से नहीं पिछले 10-15 साल से। वो कैलाशपति मिश्र के ज़माने से ही, कैलाशपति मिश्र के छाया में पले दो बड़े नेता नंदकिशोर यादव और सुशील मोदी। नंदकिशोर यादव पीछे रह गए, सुशील मोदी आगे बढ़ गए, नेता प्रतिपक्ष थे 95 के समय में। और पशुपालन घोटाला, चारा घोटाला की आग जो लालू के में को जिसने डुबाया उसने इनको बना दिया। तो ये डिप्टी सीएम लंबे समय तो एक नेचुरल कैंडिडेट ये हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि ये पार्टी के अंदर पुराने नेताओं के करीबी माने जाते हैं, जिन नेताओं को आज की तारीख में किनारे हो चुके हैं, जिनको आज मार्गदर्शक मंडल में एक और भी बात है जो अभी आप बता रहे थे कि ये ब्रांडेड हो चुके हैं ना नीतीश के नज़दीकी के रूप में, कभी फायर ब्रांड उस तरह की बात भी नहीं करते हैं। नीतीश को अनकंफर्टेबल करने वाली चीज़ें नहीं करते। गिरिराज सिंह दूसरे एक कैंडिडेट हैं जो नीतीश की सरकार में मंत्री भी थे। नीतीश की ही सरकार में जब पहली बार सरकार ये दोनों की 2010 वाली सरकार जो थी उसमें ये शामिल हुए, तो वो शुरू में 2 साल सहकारिता मंत्री रहे, फिर 3 साल जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर दिया 2013 में जब ये बर्खास्त नहीं हुए बीजेपी, जब अलग हो गए थे उसके बाद 11 मंत्रियों को नीतीश ने बर्खास्त किया था, उसमें गिरिराज सिंह भी शामिल थे। उस समय पशुपालन मंत्री थे, जो अभी मंत्रालय उनको मिला है केंद्र में, मंत्री मिला है, वही मंत्रालय उनके पास बिहार में उस समय हुआ करता था। तो उस समय भी गिरिराज सिंह जब सरकार में थे तब भी वो नीतीश कुमार की आलोचना करते रहते थे, कभी खुल के कभी इशारे में। और इस सरकार में भी जब बिहार में 2017 के बाद से एनडीए की सरकार बन गई, उसके बाद भी वो नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे। नवादा में दंगा हुआ, वो जाके जेल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मिले। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र के मंत्री आके जेल में मिलते हैं, ये क्या है, हमारी सरकार। वो अपनी इमेज बना कर रखे हैं फायर ब्रांड वाली, कट्टर हिंदुत्व वाली। हाँ, तो वो नीतीश के मुखर विरोधी रहे हैं स्पष्ट रूप से गिरिराज सिंह, और सवर्ण जाति से हैं, भूमिहार जाति से हैं, एक दबंग जाति है बिहार की, भले उसकी आबादी में हिस्सेदारी कम है, लेकिन बिहार के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो आप गिनेंगे तो उसमें भूमिहार जाति के काफ़ी चीफ मिनिस्टर मिलेंगे। और लालू यादव के ज़माने से बिहार में कोई ओबीसी नेता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन किसी सवर्ण की वापसी नहीं हुई है चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे। तीसरा कैंडिडेट कौन सा है? तीसरा कैंडिडेट आप कह सकते हैं रविशंकर प्रसाद को। रविशंकर प्रसाद केंद्र में बिहार के सबसे कद्दावर मंत्री हैं। कद्दावर मंत्री तो गिरिराज सिंह भी हो गए। पिछली सरकार में बिहार से जो मंत्री बने उसमें एक कद्दावर मंत्री की छुट्टी हो गई, राधा मोहन सिंह की, कृषि मंत्री थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ रह चुके थे। दूसरे कद्दावर मंत्री अश्विनी चौबे जो गिरिराज सिंह के बैचमेट थे नीतीश सरकार में, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये सहकारिता मंत्री थे। मंत्रालय वाइज देखें तो सहकारिता मंत्री स्वास्थ्य वाले से थोड़ा सा लो प्रोफाइल हुआ, तो अश्विनी चौबे सीनियर मंत्री हुआ करते थे बिहार। वो राज्य के राज्य मंत्री रह गए। सरकार में देख लीजिए राज्य के राज्य मंत्री ही रह गए। गिरिराज सिंह कैबिनेट हो चुके हैं। तो बिहार से कैबिनेट में इस समय रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान और गिरिराज सिंह 3 मंत्री हैं, 2 भाजपा के, 1 लोजपा के। तो गिरिराज सिंह का कद तो पार्टी ने ला दिया है ना कैबिनेट के स्तर पे, तो पार्टी भी उनमें कुछ संभावना देख रही है। बिना संभावना देखे उन्होंने अश्विनी चौबे के बैचमेट को अश्विनी चौबे से 2 रैंक ऊपर ऐसे तो नहीं कर दिया होगा। नित्यानंद राय 2015 का याद आता है विधानसभा चुनाव, आप देखिए उस समय भाजपा के पक्ष में काफ़ी एग्जिट पोल में आया था कि सरकार बन रही है, पटाखे छूट गए थे शुरुआती रुझान के बाद। ये मुख्यमंत्री के दावेदार थे। हाँ, तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, स्वाभाविक दावेदार तो सुशील मोदी हमेशा रहेंगे। जैसे आडवाणी जी भाजपा में जब तक सक्रिय रहे, पीएम इन वेटिंग रहे वाजपेयी के बाद, तो वैसे ही सुशील मोदी सीएम इन वेटिंग है, डिप्टी सीएम है, स्वाभाविक उम्मीदवार हैं कि भाई आदमी को सीएम बनाना चाहिए। पार्टी को इसने खड़ा किया है, लंबा समय इसने पार्टी को दिया है। लेकिन भाजपा में हाल फिलहाल में आप जो नई सरकारों को देखिए, हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, झारखंड में रघुवर दास, वहाँ मौजूद बीजेपी के कद्दावर और पूर्व सीएम और इस तरह के बड़े नेताओं को दरकिनार करके पार्टी लीडरशिप में, मतलब कुल मिला क्या गिरिराज सिंह को मान के चले कि बीजेपी की एक सोच ये भी है कि सवर्णों ने साथ दिया, तो उस स्थिति में गिरिराज सिंह को उभारा जा सकता है। और ये है कि रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह में एक को चुनने की बारी अगर आई, अगर सुशील मोदी किसी वजह से, और जो वजह राजनीतिक होगी, पार्टी के अंदर जो पार्टी चल रही है, हर पार्टी के अंदर पार्टी चल रही है। हाँ। तो भाजपा के अंदर भी एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर 5 पार्टियां हैं। तो जो पार्टी है उसमें जो सुशील मोदी है वो थोड़े कमजोर कैंप के पार्टी में है। तो जो मजबूत कैंप की पार्टी है उसमें गिरिराज सिंह भी है, उसमें रविशंकर प्रसाद भी है। रविशंकर प्रसाद
कायस्थ जाति से हैं और भूमिहार जाति से हैं गिरिराज सिंह। तो जाति जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जाति बल गिरिराज सिंह के साथ है, जाति बल और कायस्थ सॉफ्ट कास्ट है, सोफिस्टिकेटेड है। हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को कितना इफेक्टिवली बिहार जैसे राज्य को हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसे बिहार में केवी साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जब बिहार झारखंड एक साथ था तो केवी साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ऐसा नहीं कि कायस्थ चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं बने हैं। लेकिन इस समय क्या होगा ये नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह को पार्टी ने जिस तरह से आगे बढ़ाया है और उसमें अब ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि पार्टी को गिरिराज सिंह में संभावना दिख रही है। किसी को प्रमोशन और तरक्की तभी मिलती है जब उसमें उसका अप्रेजल अच्छा हो। तो इसका मतलब 2014 में गिरिराज सिंह ने जो काम किया मंत्री के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर चुनाव में, उसमें उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा रहा, उनको A+++ मिला, इसीलिए वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। चलिए देखते हैं, गिरिराज सिंह फिलहाल तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। चूंकि भविष्य की बात है कि आगे बिहार की राजनीति कौन सी करवट लेती है और उसमें कौन नेता कैसे फिट बैठेगा। लेकिन गिरिराज सिंह जो है सशक्त दावेदार बन रहे हैं, स्वभावतः बन रहे हैं, और जिस तरह से उनका कद बढ़ा है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि बीजेपी अगले साल चुनाव में बहुमत में आती है तो फिर उनकी दावेदारी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।